ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अच्छा जी, हम अब डिस्कशन कर रहे हैं। आज सबसे पहले मैंने आपकी खिदमत में एक ऐसा चार्ट पेश किया हुआ है, जिसमें लास्ट 20 इयर्स की केसी 100 इंडेक्स की परफॉर्मेंस है। आप देख सकते हैं, देखें। ईयर 2001 में ये स्टार्ट हुआ है, 15 बिगिनिंग प्राइस ऑफ इंडेक्स थी 1507, एंडिंग प्राइस 1273 थी। देखिए, इस साल नेगेटिव आया है। लेकिन वेरी नेक्स्ट ईयर आप देखें 1273, तवज्जो से 1273 से 2701, 112% का गेन, एक साल में 112% का गेन। जरा एक बात सोचें कि क्या आप अगर फिक्स इनकम में इन्वेस्ट करें तो इतने एबनॉर्मल गेन्स कभी सोच भी सकते हैं? तो देखो, फिक्स इनकम से तो बस इन्फ्लेशन का रेट बस आपको एडजस्ट हो जाता है और कुछ नहीं होता। लेकिन अगर आपको एबनॉर्मल गेन्स चाहिए तो यू नीड इक्विटी। इक्विटी चाहिए और इंतजार चाहिए। यानी अब देखें, जिन्होंने फर्स्ट ईयर इन्वेस्ट किया होगा तो वो तो, और फर्स्ट ईयर जो लॉस लेके निकल गए होंगे वो तो रो रहे होंगे। लेकिन जिन्होंने 2 साल इंतजार कर लिया होगा तो एकदम 112%। तो अब देखें, ये चार्ट आपके सामने मैं इनलार्ज कर रहा हूँ, देखें। फिर अगले साल 65% रिटर्न, एनुअलाइज रिटर्न की बात हो रही है, 39%, देन 53, फिर सिर्फ 5%। देखें, उसके बाद फिर 40%, फिर देखें 2008 ये क्रैश हुआ था। देखो, क्रैश हुआ था उस साल नेगेटिव 58.3%। सही। फिर उसके बाद वेरी नेक्स्ट ईयर 60%, 28%, फिर नेगेटिव 5.6%, और उसके बाद फिर 48, 49, ये देख लें कैसे कैसे परसेंटेज है। फिर 2017 मैंने आपको अपने उसमें कहा था, देखें वो नेगेटिव साल था। 2017 में वही जो मार्केट गिरी थी, लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन की थी। और फिर 2018 भी बुरा साल में था और 2019 एवरेज साल था। राइट। अब ये तो एक हर साल एनुअल वाइज आपके सामने कि किस ईयर कितना रिटर्न मिला। अब अगर आप एक और काम करें ना, जरा गौर से सुने। एट द बिगिनिंग जब 2001 में गेम शुरू हुई थी 1507 का इंडेक्स था, और फिर यहाँ 2019 के एंड पे कितना है, 40735। तो अगर आप यहां से डिफरेंस निकालें ना, 1507 को डिनोमिनेटर में रखें और इन दोनों के डिफरेंस को न्यूमरेटर में रखें, मल्टीप्लाई बाय 100, तो कई हजार परसेंट का ही रिटर्न होगा। तो ये एक बहुत बहुत ही एबनॉर्मल किस्म का रिटर्न होगा। लेकिन हाँ, ये उसके लिए होगा जिसने 20 साल वेट किया। जिसने 20 साल वेट किया तो उतना बड़ा एबनॉर्मल रिटर्न उसको मिलेगा। राइट। ओके। अब मेरे एक फ्रेंड है, उनको मैंने ये असाइनमेंट दिया था, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक एवरेज रिटर्न निकाला। यानी अगर एक बंदा 2001 में शेयर्स 2001 में इंडेक्स में इन्वेस्ट करते, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते, और 2019 तक करे ना, तो 18.9% पर ईयर। देखें, ये हम लोग का आंसर आया है, 18.9% पर ईयर। वो जो मैंने कई सौ और कई हजार परसेंट, वो तो ओवर ओवर द पीरियड 20 साल का रिटर्न बता रहा था। लेकिन अगर अगर आप 20 साल तक पैसे लगाए रखें और ना निकालें, तो 18.9% पर ईयर फ्रॉम 2001 टू 2019, दैट्स आल्सो नॉट बैड। क्योंकि इंटरेस्ट रेट कभी इतना आगे नहीं गया। इंटरेस्ट रेट आपका एवरेज अगर आप देखो तो डबल फिगर से भी कम होता है, 10%, 11% या उससे भी नीचे। तो देखें, इतना एबनॉर्मल रिटर्न आपको इक्विटी मार्केट ही दे सकती है। लेकिन अगेन, इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ता है, सब्र करना पड़ता है। शॉर्ट टर्म वाले वो गेन नहीं कमा सकते। नाउ, आज की क्लास की जो मेजर एजेंडा है ना, मैंने पहले भी बोला था और हमारी कोर्स आउटलाइन में भी सुभान भाई ने डिस्कस किया था, वो है म्यूचुअल फंड्स। अब म्यूचुअल फंड क्या चीज है, मैं आसान लफ्जों में आपके सामने आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। देखें, एक तरीका तो यह है कि आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में जंप मार दें, अपना अकाउंट खुलवाएं ब्रोकर से और डायरेक्ट शेयर्स खरीदें, पीपीएल खरीदें, लकी सीमेंट खरीदें, मैपल लीफ सीमेंट खरीदें, जो भी शेयर आपको, अपनी रिसर्च करो और इन्वेस्ट करो। ठीक है। लेकिन आप डायरेक्ट इन्वेस्ट करने जाते हो तो ना आपके पास इतना टाइम है, क्योंकि आप इन्वेस्ट करने के लिए, रिसर्च करने के लिए टाइम चाहिए। ठीक है। और ये एक एडिक्शन भी होती है, याद रखना। अगर अभी आप लोग इस चक्कर में, जो लोग इसमें पढ़ चुके हैं उनको पता होगा, मैं खुद इस बीमारी से हो के गुजरा हूं, मैं, सुभान भाई, हम सब, कि पूरा पूरा दिन ये फोन आपके हाथ में होता है, यानी ड्यूरिंग मार्केट आवर्स, और आप बार बार अपने शेयर को देखते रहते हो। जैसे मैसेजेस नहीं आ रहे होते, जब किसी के मैसेज का इंतजार होता है तो बार बार बंदा फोन देख रहा होता है ना। तो बस ऐसे ही, और ये शेयर 1 रुपया बढ़ गया, अच्छा अब 2 रुपये बढ़ा, बार बार आप टीचिंग करते हुए भी बार बार मोबाइल निकलेगा, आप देखोगे। यानी वो एक इतनी टेंशन वाली चीज है। अगर आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, रिसर्च आपने करनी है। राइट। ओके। और टाइम फैक्टर भी बहुत सारा, इन्वॉल्वमेंट, ये सब मैंने आपको बताया। लेकिन एक और तरीका ये है कि आप डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करें। क्या मतलब? आप अपना पैसा, आप इंडिविजुअल हो, देखो आप इंडिविजुअल इन्वेस्टर हो, आप अपना पैसा इस म्यूचुअल फंड को दे दें।
सही। ये म्यूचुअल फंड किसी बैंक का भी हो सकता है, जैसे मीज़ान का अपना म्यूचुअल फंड है, यूबीएल का अपना है, डिफरेंट बैंक्स ने अपने म्यूचुअल फंड्स बनाए हुए हैं, राइट? ओके, आप अपना पैसा इनको दें और इनसे यूनिट्स बाय कर लें। आप इनसे यूनिट्स बाय कर लें और अब आपका पैसा जिस तरह इनके पास आया ना, इसी तरह पूरे शहर का पैसा इनके पास होता है, तो इनके पास समझ लें अरबों रुपए आ जाते हैं, अरबों रुपए आ जाते हैं, और ऐसे लोग फिर कहलाते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अब इन्वेस्टर्स, फिर गौर से सुनिएगा। अब ये लोग, इनके पास बड़े-बड़े क्वालिफाइड लोग बैठे होते हैं, सीएफएस बैठे होते हैं, और इनके पास मार्केट की इनसाइडर न्यूज़ेज़, मार्केट की बहुत डीप बातें इनको पता होती हैं, और इनके पास पैसे भी अरबों रुपए होते हैं। तो जब ये पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना, तो उससे ये लोग फिर पैसा इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में, और जो ये लोग उस पैसे से जो भी रिटर्न मिलता है शेयर्स से, वो फिर वो रिटर्न आपको ट्रांसफर कर देते हैं बीच में अपनी मैनेजमेंट फीस रख के। तो देखो, आप इंडिविजुअल हो, एक ऑप्शन ये है कि आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दो, लेकिन वो डेंजरस है। टाइम फैक्टर, मैंने सारी चीजें आपको बता दी, ना आप में इतनी एक्सपर्टीज है, ना इतनी नॉलेज है हमारे पास। और एक और बात भी बोलूं, इसको भी सुने और सोचें। यार, एक आम आदमी अपने 1-2 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख की इस मार्केट में कोई औकात नहीं यार, आप मार्केट को हिला भी नहीं सकते। लेकिन जब यही पैसा मिलके एक्यूमुलेट होकर म्यूचुअल फंड के हाथ में आता है पूरे शहर का एक साथ, तो म्यूचुअल फंड जब इतनी बड़ी बाइंग एक साथ करता है, तो फिर उसका उसका फल ही अलग होता है। मैं यहाँ पर आपको एक मिसाल देता हूँ, और से सुनना, कि कम पैसों की इन्वेस्टमेंट में और ज्यादा पैसों की इन्वेस्टमेंट में क्या फर्क होता है। कुछ सालों पहले मैं एक प्रॉपर्टी मार्केट के इन्वेस्टर से मिला था, तो उसने मुझे एक बड़ी जबरदस्त बात बताई। उसने कहा, हम लोग डिफेंस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, पूरा हमारा एक गैंग है, सारे इन्वेस्टर्स का एक पूरा गैंग है। और बोला, हम सब 10-10, 15-15 करोड़ रुपए मिला के एक पूरा पूल हमने बनाया हुआ है, सुनिएगा गौर से। तो बोला, हम लोग क्या करते हैं, हम पूरा बेल्ट खरीद लेते हैं, एक स्ट्रीट पे जो सारे प्लॉट होते हैं ना, एक साथ 15, 20, 25, 30 प्लॉट खरीद लेते हैं। तो अब जब पूरा बेल्ट हम खरीद लेते हैं ना, तो अगर कोई खरीदने वाला आता है पहले प्लॉट पे, तो भी हम ही खड़े होते हैं, दूसरे प्लॉट पे भी हम ही खड़े होते हैं, तीसरे पे भी हम ही खड़े होते हैं। तो उसने अपनी देसी जबान में बोला, हम अपनी मर्जी का रेट खोलते हैं। ये उसने वर्ड बोला कि वी आर प्राइस मेकर, यानी हमारी मर्जी होती है उस दाम में हम बेचते हैं। ये उस दौर की बात कर रहा हूँ जब प्रॉपर्टी मार्केट में एक दौर में तेजी थी पाकिस्तान में। तो इस तरह की भी लोग गैंग बना बना के इन्वेस्टमेंट करते थे, और जब इतना सारा पैसा एक साथ मिल जाता है, तो उसका पावर ही अलग होता है और फिर उसका रिटर्न अलग आता है। सही। तो आप खुद इन्वेस्ट करोगे तो वो रिटर्न नहीं आएगा जो इनके थ्रू इन्वेस्ट करोगे, क्योंकि इनके पास एक्सपर्टीज वगैरह सब है, राइट। अब होता ये है, और से सुनिएगा, ये लोग आपका पैसा जब इन्वेस्ट करते हैं ना यहाँ, तो वो पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होता है, तो रिस्क होता है, तो स्टॉक मार्केट बढ़ती है, कम होती है। तो जब बढ़ेगी या कम होगी ना, बढ़ेगी या कम होगी, तो रात को ये लोग नेव डिस्क्लोज करते हैं, नेट एसेट वैल्यू, नेव, पर पर यूनिट। यानी अगर स्टॉक मार्केट बढ़ेगी तो ये यूनिट्स की प्राइस भी बढ़ेगी, और स्टॉक मार्केट घटेगी तो ये यूनिट्स की प्राइस भी घटेगी। यानी इस ऐसे म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट में रिस्क होगा। जो मैंने अभी म्यूचुअल फंड बनाया, ये इक्विटी म्यूचुअल फंड है, यानी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये यूनिट्स ऐसे होते हैं कि आप जब चाहें इसे रिडीम करा सकते हैं। रिडीम का मतलब, आज आपने इन्वेस्ट किया है ना इन यूनिट्स में, आपको एक हफ्ते बाद पैसों की जरूरत पड़ गई, तो बस आप म्यूचुअल फंड के ऑफिस जाएंगे। अब म्यूचुअल फंड के ऑफिस के अपने मोबाइल में आपके पास एक एप्लीकेशन होती है, आप उसमें उसमें बोलोगे आई वांट माय मनी बैक, तो बस एक हफ्ते बाद जो भी रेट चल रहा होगा उस हिसाब से आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एक हफ्ते में रिडीम कराएं, एक साल में कराएं, 10 साल में कराएं, 15 दिन में कराएं, जब चाहे रिडीम करा सकते हैं। म्यूचुअल फंड रिस्पॉन्सिबल है आपको पैसे वापस करने का। तो ये भी एक पूरा तरीका कार है, ये भी एक पूरा तरीका कार है इन्वेस्टमेंट करने का। और जो मैंने अभी तरीका बताया ना, ये सुकून वाला तरीका भी है, ये सुकून। यानी मैं ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स को जानता हूँ कि जो डायरेक्टली मार्केट में उतरे थे तो नहीं कमा सके थे, लेकिन इस चैनल के थ्रू उतरे तो उन्होंने कमा लिया। ठीक है, उसकी भी एक छोटी सी वजह है। आप डायरेक्टली जब उतरते हो ना, तो आप किसी एक आध शेयर खरीदते हो, 1-2 शेयर, तो मार्केट में इतने तेज लोग बैठे हैं कि वो ऐसी नेगेटिव न्यूज कई बार डालते हैं कि आपके हाथ से शेयर्स ले लेते हैं, वो यानी आपको बेचने पे मजबूर कर देते हैं, ऐसे हालात पैदा कर देते हैं। सही। और आप बार बार स्क्रीन देखोगे, जबकि इसमें कोई स्क्रीन नहीं है। इसमें बस रात को आपको पता लगेगा कि आज आपके यूनिट की नैव क्या है, आज रात को आपके यूनिट की नैव क्या है, राइट। तो कंपैरेटिवली, एक बहुत एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ कि इसके इन्वेस्टमेंट नॉर्मली, अगर इंसान सही राइट टाइम पे इन्वेस्टमेंट करे और वेट करे, तो इसमें आप कमा लेते हैं। और हम नौजवानों को इसी रास्ते से इन्वेस्ट करने का वो गाइड करते हैं कि इस रास्ते से ज्यादा इन्वेस्ट करो, राइट। ओके, अब थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, इसकी टाइप्स बताता हूँ। अब टाइप्स ऑफ फंड्स एक होते हैं क्लोज एंडेड, एक होते हैं क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड,
इट्स लाइक क्लोज एंडेड कंपनी। भाई क्लोज एंडेड फंड का मतलब समझ लो स्टॉक मार्केट की एक नॉर्मल कंपनी है, जैसे यूनिलीवर है, जैसे लकी सीमेंट है, इस तरह की एक कंपनी है। बस लकी सीमेंट का काम समझ लें सीमेंट बेचना है ना, तो ये क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड का काम होगा इन्वेस्टमेंट करना, यानी लोगों से पैसे लेके आगे मार्केट में इन्वेस्ट करके दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद के कमाना। बाकी दूसरी कुछ बाकी जो लकी सीमेंट है, पायनियर सीमेंट है, ये सीमेंट है, वो लोग सीमेंट का काम करके आपको कमा के देंगे। लेकिन आपने इस क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड में यानी क्लोज एंडेड कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया ना, तो समझ लें आपने इसके शेयर्स ही खरीद लिए, शेयर्स की तरह ही है। और ये दिन रात ट्रेड हो रहे होते हैं, दिन रात क्लोज एंडेड कंपनी के शेयर्स ट्रेड हो रहे होते हैं। तो आपको जब चाहे खरीदें, जब चाहे भेजें, सेम डे में सुबह खरीद के शाम में बेच दें, सब पॉसिबल है। अब देखें, दे आर लाइक नॉर्मल शेयर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, नॉर्मल स्टॉक मार्केट के शेयर्स की तरह है। और क्लोज एंडेड का मतलब ये फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स होंगे जो कंपनी ने एक बार इशू कर दिए होंगे और मार्केट में चल रहे होंगे, और आप आपस में एक दूसरे से, मैं किसी और को बेच सकता हूं। यानी वो जो मैंने ऊपर किस्सा सुनाया था ना, वो अलग था, जो अभी ऊपर किस्सा सुनाया वो क्लोज एंडेड नहीं था। दे आर नॉट ट्रेडेड एट नैव। अब बताएं, जरा गौर से सुनना, ये वाले जो म्यूचुअल फंड्स है ना क्लोज एंडेड, ये अपनी नैव पे ट्रेड नहीं होते। यानी जो असली वैल्यू इन कंपनीज ने, जो आगे आपने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड ने, उसने यही पैसा आगे इन्वेस्ट किया हुआ होगा। तो उस आगे इन्वेस्टमेंट की वर्थ जो है ना, आगे पूरी जो आगे की इन्वेस्टमेंट है वर्थ, उस वैल्यू पे ये ट्रेड नहीं हो रहा होगा, बल्कि ये तो स्टॉक मार्केट की स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। ये वाला क्लोज एंडेड फंड स्टॉक मार्केट की स्क्रीन पे नजर आ रहा होता है, और जो चीज स्टॉक मार्केट की स्क्रीन पे नजर आ रही है तो वो बाइंग सेलिंग के थ्रू उसकी प्राइस निकल रही होती है। तो एकदम अगर बहुत सारी किसी चीज में बाइंग आ जाए, खरीद 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 खरीद, तो उसकी वैल्यू बहुत ऊपर निकल जाती है। तो ऐसा होता है कि ये क्लोज एंडेड फंड कई बार अपनी नैव से बहुत आगे निकल जाता है, अपनी असली औकात से 10-15 रुपए ऊपर भी निकल जाता है। तो ये इसमें रिस्क है, ये इसमें रिस्क है कि बाइंग सेलिंग पे डिपेंड करता है, डिमांड सप्लाई पे डिपेंड करता है, राइट। दूसरा फंड ये ओपन एंडेड होता है। ओपन एंडेड का मतलब इसके फिक्स नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं होते, फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स नहीं होते। और ये वाला जो ओपन एंडेड फंड होता है, ये स्टॉक मार्केट में ट्रेड भी नहीं होता, ये स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं हो रहा था, बल्कि ये वो वाला केस है, ये केस है। यानी अभी जो मैंने आपको पूरी, ये है ओपन एंडेड, जो अभी मैंने आपके सामने एग्जांपल रखी थी ना, ये थी ओपन एंडेड की एग्जांपल, सही है। इसमें आप चुपचाप, आप स्टॉक मार्केट नहीं जाते, आप बस इन म्यूचुअल फंड वालों के पास जाते हो, मीजान के पास, यूबीएल के पास, और यूनिट्स खरीद लेते हो, यूनिट्स खरीद लेते हो। और वो यूनिट्स आप अपने किसी दोस्त को बेच नहीं सकते, मार्केट में बेच भी नहीं सकते, वो यूनिट्स बस आप इन्हीं को वापस करोगे और इन्हीं से पैसा वापस लोगे। यानी म्यूचुअल फंड ही आपको पैसा देगा, मार्केट में ट्रेडेबल नहीं होते, ओपन एंडेड मार्केट में ट्रेडेबल नहीं होते हैं। अब जरा गौर से सुने, तवज्जो सुनना। अब ओपन एंडेड जब आप खरीदने जाते हो ना, तो इसकी एक नैव होती है, नेट एसेट वैल्यू। तो आज के दिन समझ लिए, गौर से सुने, अगर मुझे आज सुबह 10 बजे या 12 बजे मेरा मूड हुआ कि मैंने ओपन एंडेड फंड खरीदना है, तो आज के दिन मुझे जो बाइंग मिलेगी ना, वो फ्यूचर प्राइस मिलेगी शाम वाली, कल की प्राइस नहीं मिलेगी। शाम की प्राइस पे मैं आज खरीद सकता हूं नैव, आज शाम की नैव पे खरीद सकता हूं, जो स्टॉक मार्केट बंद होने के बाद जो नैव आएगी। तो जरा सोचो, आज अगर स्टॉक मार्केट 2000 पॉइंट्स बढ़ गई, प्लीज गौर से सुने, आज अगर स्टॉक मार्केट 2000 पॉइंट्स बढ़ गई, तो ओपन एंडेड फंड भी महंगा हो गया होगा, ओपन एंडेड फंड ने भी इन्वेस्टमेंट की हुई है तो वो भी महंगा हो गया होगा। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपको कल वाले रेट पे मिले, सस्ते रेट पे मिले, और आज, और आप मार्केट, आपने बढ़ती हुई मार्केट अपनी आंखों से देख ली, तो अब अगर आप कल के रेट पे लोगे तो आप डे वन पे ही गेन में आ जाओगे, इतने बेवकूफ नहीं है। तो फ्यूचर की प्राइस पे मिलता है, फ्यूचर की प्राइस का मतलब उसी दिन की शाम की नैव पे मिलती है। तो आज सेम डे में अगर मार्केट 2000 पॉइंट बढ़ गई ना, तो आपको उसी दिन जब आप खरीदोगे तो शाम की महंगी नैव पे ही मिलेगा, शाम की महंगी नैव नेट एसेट वैल्यू पे ही मिलेगा, राइट, ओके। और अब आपने खरीद लिया, 20 दिन बाद आपने रखा, आपने 20 दिन रखा, 20 दिन बाद एक दिन अचानक से 2000 पॉइंट मार्केट गिर गई, 2000 पॉइंट मार्केट गिरी, आपकी जान निकल गई। तो आपने कहा यार मैं बेच देता हूं, तो आप बेचोगे तो शाम वाली नैव मिलेगी, यानी गिरी हुई नैव मिलेगी, मार्केट गिरने के बाद वाली नैव आपको मिलेगी। ये याद रखना, ऐसा नहीं हो सकता। जबकि क्लोज एंडेड में क्या था, और से सुने, क्लोज एंडेड में तो वो स्टॉक मार्केट के शेयर की तरह ट्रेड हो रहा था ना। तो आप ड्यूरिंग द डे जिस रेट पर आप चाहो बेच सकते हो, सुबह 10 बजे बेचो, 12 बजे बेचो, मार्केट में ट्रेड हो रहा है वो, ये मार्केट में ट्रेड नहीं हो रहा। तो बस ये शाम में, इस शाम वाले रेट पे ही मिलेगा। अगर आपको खरीदना है या बेचना है, तो आपको जो वापस रिडेम्पशन भी होगी, वो शाम वाले रेट पे ही होगी, उस दिन गुजरने के बाद, राइट, ओके। अब ये मैं कुछ कैटेगरीज आपको बता रहा हूं, जैसे मीजान वालों ने इस तरह के म्यूचुअल फंड्स लॉन्च किए हैं। अब एक ये सारे मैं आपको ओपन एंडेड फंड बता रहा हूं, ओपन एंडेड, और मैं रिकमेंड भी आपको ओपन एंडेड ही कर रहा हूं। फिक्स इनकम फंड होते हैं, कुछ फिक्स इनकम फंड होते हैं जिसका इक्विटी से लिंक नहीं होता। आप
म्यूचुअल फंड वालों को पैसे देते हो और वो आपका पैसा आगे टी बिल्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें आपको फिक्स रिटर्न मिल रहा होता है। फिक्स रिटर्न यानी आपका कैपिटल टोटल प्रोटेक्टेड होता है, कैपिटल प्रोटेक्टेड होता है। यानी माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें जीरो रिस्क ऑफ कैपिटल। भाई आपने अगर 1 करोड़ पे इन्वेस्ट किए ना, तो वो 1 करोड़ आपका कभी जाया नहीं जाएगा। 1 करोड़ फुल प्रोटेक्टेड है, लेकिन बस जो मुल्क में प्रीवेलिंग इंटरेस्ट रेट्स होंगे, मुल्क में प्रीवेलिंग इंटरेस्ट रेट होंगे, बस वो इंटरेस्ट रेट आपको मिल जाएगा, इंटरेस्ट रेट ऑलमोस्ट मिल जाएगा आपको। तो जब इसमें रिस्क बहुत कम है, ये फिक्स इनकम वाला, ये स्टॉक मार्केट वाला फंड नहीं है। तो आपने अंग्रेजी का स्टेटमेंट सुना हुआ होगा, ग्रेटर द रिस्क ग्रेटर द रिटर्न, और लेसर द रिस्क लेसर द रिटर्न। तो इसका रिटर्न बहुत कम होता है, इसका रिटर्न बहुत कम होता है, ठीक है, राइट। सेकेंड होता है इक्विटी फंड, जो अभी मैंने ऊपर ही मिसाल दी थी। इक्विटी फंड क्या होता है? इक्विटी फंड ये डिफरेंट टाइप के होते हैं, मैंने ये आपके सामने 3-4 इक्विटी फंड रखे हैं। एक ये फंड मीजान वालों ने लॉन्च किया, बैलेंस फंड। बैलेंस फंड का मतलब मिक्सचर ऑफ इक्विटी एंड फिक्स इनकम। यानी ये ऐसा फंड है जिसमें फंड मैनेजर के पास ये राइट होता है, फंड मैनेजर के पास ये राइट होता है, गौर से सुनना, कि वो चाहे कि जो टोटल फंड का पैसा है ना, उसमें आधा इक्विटी में रखे, आधा डेट में रखे। या स्टॉक मार्केट बढ़ने लग रही है, उसको न्यूज आ गई बढ़ने वाली, तो एकदम 70% इक्विटी में घुस जाए और 30% डेट में। यानी वो अपनी मर्जी से बैलेंस कर रहा होता है, मर्जी से बैलेंस कर रहा होता है, रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स अप्लाई कर करके, सही है, राइट। और ये आपको उस पर ट्रस्ट करना होता है, वो आप पहले रिसर्च कर लेते हो। तो ये एक बैलेंस फंड होता है, इसमें रिस्क होता है, इसमें रिस्क है, लेकिन ये एक मिक्सचर है, तो थोड़ा कम रिस्क है। फुल 100% इक्विटी नहीं है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ इक्विटी एंड डेट। फिर एक फंड है एसेट एलोकेशन फंड। एसेट एलोकेशन फंड ये प्योर इक्विटी है, इसमें सीधा वो आपको स्टॉक मार्केट में लेके जाते हैं, सीधा आपका 100% पैसा स्टॉक मार्केट में होता है। ये हाई रिस्क है भाई, याद रखना, लेकिन इसका रिटर्न भी हाई होता है, इसका रिटर्न भी बहुत तेज होता है। कैपिटल प्रोटेक्टेड फंड, ये भी इन्होंने लॉन्च किया था। अब कैपिटल प्रोटेक्टेड फंड क्या होता है, ये मेजर डेट ही होता है, लेकिन थोड़ा बहुत प्रोपोर्शन ये लोग इक्विटी में रखते हैं, लेकिन ये आपके साथ कमिट करते हैं कि आपने कोई 2 साल तक हमारे पास इन्वेस्टमेंट करनी है, एक मिनिमम टाइम पीरियड इन्वेस्ट करना है, और उससे पहले आपने विड्रॉ नहीं करना। तो ये समझ लें डेट और इक्विटी का मिक्सचर है, लेकिन डेट इसमें ज्यादा होता है, तभी इसका इतना गुड रिटर्न नहीं है। 10, 11, 12% सालाना इसका रिटर्न पिछले कुछ सालों में आया है। तो ये कोई इतना इतना ही नहीं, जिसको ज्यादा तेज कमाना है तो वो इसमें नहीं जा सकता। फिर ये एक फंड, ये मैंने अपने लास्ट किसी लेक्चर में बोला था, इंडेक्स ट्रैकर फंड। इंडेक्स ट्रैकर फंड यानी अब आप क्या होगा बताऊं, अब आपने इंडेक्स बढ़ेगा तो आपका आपका फंड बढ़ेगा। यानी आपने समझ ले इंडेक्स पे शर्त लगा ली है, इंडेक्स पे शर्त लगा ली है, राइट। और और जो मीजान वालों का इंडेक्स है, वो KMI 30 इंडेक्स में वो लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें 30 बड़ी कंपनीज हैं। और मैंने पहले बोला था ये मेजर ऑयल बेस्ड भी है, इसमें ऑयल की कंपनीज में इन्होंने ज्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है। ऑयल बेस्ड इंडेक्स है, ऑयल की कंपनीज इसमें ज्यादा है, राइट। सीमेंट भी है, लेकिन ऑयल भी अच्छी खासा है इसमें, राइट। तो अब ये भी एक तरीका होता है कि आप डायरेक्ट इंडेक्स पे शर्त लगा लो, क्योंकि इंडेक्स ऊपर उठेगा तो ऑटोमेटिकली आपका फंड भी ऊपर जाएगा और आप कमा लोगे। लेकिन हाँ, दिस इज ऑल्सो रिस्की, हाँ, दिस इज हाई रिस्क इक्विटी है ये। अच्छा जी, देखें, अब ये दो लोगों का, मैं समझ ले दो लोगों की सोच है जो आपस में टकरा रही है। ऐसे लोग भी मार्केट में आपको बाजार में मिलेंगे जो कहेंगे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करो, क्योंकि आप म्यूचुअल फंड में एक बंदे को बीच में इंटरमीडिएटरी बना रहे हो ना, एक बंदे के थ्रू इन्वेस्टमेंट करा रहे हो, तो उसकी एक्सपर्टीज यूज कर रहे हो एक पूरे इदारे की। तो ऑब्वियस सी बात है, वो कोई भी काम फी सबील्ला तो नहीं होता, वो अपनी एक्सपर्टीज फी सबील्ला नहीं देगा। तो म्यूचुअल फंड की एक फीस होती है, म्यूचुअल फंड की एक अच्छी खासी फीस होती है भाई, ये याद रखना। तो लोग बोलते हैं आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर दो स्टॉक मार्केट में, आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर दो स्टॉक मार्केट में, साहब सुने, तो उसमें आपकी ये सारी फीसेस बच जाएगी। बीच में किसी थर्ड पार्टी को क्यों फीस दे रहे हो सॉरी, म्यूचुअल फंड वालों को बीच में क्यों फीस दे रहे हो भाई, डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दो आप। ये भी एक लोगों की कुछ सोच है। अब फी क्या है, सबसे पहले ये मैं समझ लें उसकी बात कर रहा हूं, ओपन एंडेड की। ओपन एंडेड जो मैंने सबसे पहले ऊपर समझाया था डायग्राम से, सबसे पहली जो फीस होती है उसको बोलते हैं फ्रंट एंड लोड। फ्रंट एंड लोड एट द टाइम ऑफ बाइंग, एट द टाइम ऑफ बाइंग। यानी जब आप एक, समझ लें आप एक 20 रुपए वाला यूनिट खरीद रहे हो ना, 20 रुपए का यूनिट खरीद रहे हो ना, खरीदते वक्त, तो वो आपसे, समझ लो मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, कि इस 20 रुपए पे 0.5 पर यूनिट के हिसाब से, या 0.4 पर यूनिट, या कोई भी अमाउंट होगा, वो एक एक्स्ट्रा कॉस्ट ऐड कर देंगे, यानी वो कॉस्ट काट लेंगे। तो आपने 20 रुपए के हिसाब से यूनिट खरीदा है, लेकिन आपके पास जो आपके अकाउंट में शो हो रहे होंगे वो 19.6 रुपीज शो हो रहे होंगे, यानी
समझ ले आपका लोड कट गया, फ्रंट एंड लोड कट गया, समझ लो बाइंग की एक कॉस्ट है, सही। और इसी तरह एक होता है बैक एंड लोड। बैक एंड लोड भी कुछ फंड्स पे होता है, जब आप बेचने जाओगे ना तो बेचते वक्त भी वो एक फी चार्ज करते हैं। फ्रंट एंड लोड खरीदते वक्त की फीस, बैक एंड लोड बेचते वक्त की फीस एट द टाइम ऑफ सेलिंग, सही है। अब इस बात को गौर से सुने, कान को खोलें, देखें ये फ्रंट इस वक्त कंपटीशन है म्यूचुअल फंड्स के बीच में, इस वक्त म्यूचुअल फंड्स के बीच में कंपटीशन भी है। और सीधी बात है, इतने इन्वेस्टर्स भी मार्केट में नहीं है, पाकिस्तानी मार्केट में तो इतने इन्वेस्टर भी नहीं है, लोग इतने डरते भी हैं। तो ये वाली जो ये है ना फ्रंट एंड लोड, ये नॉर्मली डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स माफ कर देते हैं। यानी जो आपके साथ इन्वेस्टमेंट मैनेजर डील कर रहा होता है ना, जो आपसे रोज डील करता है, अगर आप उसको बोलो ना कि यार भाई मेरा ये फ्रंट एंड लोड नहीं दूंगा मैं, यानी आप पहले शर्त रखो या थोड़े पैसे ज्यादा इन्वेस्ट कर दो, तो वो फौरन से मान जाता है। तो अकलमंद बने, कितने लोगों को ये नहीं पता होता, अच्छा खासा फ्रंट एंड लोड कटवा लेते हैं। तो आप जब भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जाएं तो उसको आप उस पर एक तो नजर रखनी है आपने बहुत, और आपने साथ उसको ये भी बोलना है कि भाई फ्रंट एंड लोड मेरा नहीं कटना चाहिए किसी सूरत में, ये एक एक्स्ट्रा कॉस्ट वरना आपके ऊपर आ जाएगी, और वो मान जाएगा। ये लोग मान जाते हैं, थोड़ी सी आपने काउंसलिंग बात करनी होती मान जाते हैं, सही है। ओके, बैक एंड लोड। फिर एक और चीज भी होती है जिसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट फीस। ऑब्वियस सी बात है भाई, ये एक बड़ी काबिल काबिल लोगों की, मैंने कहा ना बीच में म्यूचुअल फंड के पास एक काबिल लोगों की टीम होती है जो इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो उनकी फीस भी कट रही होती है, उनकी फीस भी कट रही होती है, मैनेजमेंट फीस भी अच्छी खासी कटती है, राइट। ओके, बहरहाल इसके ऊपर भी कुछ लोगों का तजाद है। कुछ लोग कहते हैं कि म्यूचुअल फंड वालों ने आजकल एक ये लोग एक एक थिंकिंग ये भी है, म्यूचुअल फंड वालों ने आजकल यंग लड़के रख लिए हैं, अभी अभी क्वालिफाई की है अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी, अभी नई नई चार्टर्ड अकाउंटेंसी, नॉर्मल लड़के हैं और वही सारी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बोला आपसे थोड़ी सी ज्यादा उनकी नॉलेज है और आप उनको क्यों इतने पैसे दे रहे हो, ये क्या कहाँ की अकलमंदी, ये भी एक सोच है। लेकिन हाँ, कुछ फंड्स बहुत अच्छा भी परफॉर्म करते हैं, बहुत टेक्निक्स भी होती है। और मैंने ऊपर मिसाल दी कि म्यूचुअल फंड के पास जब बहुत सारा पैसा पूरे शहर का आ जाता है तो उसके इन्वेस्टमेंट करने में वो फिर पैसा पैसे को खींचता है, और इसकी बहुत सारी मिसालें जो मैंने एक वो प्रॉपर्टी की मिसाल दी, राइट। तो बहरहाल ये दो लोगों की सोच है, कुछ लोग कहते हैं इसमें करना बेहतर है और कुछ नहीं करना बेहतर है, ये दोनों की अपनी अपनी सोच है, राइट। ओके, तो ये याद रखिएगा, ये फ्रंट एंड लोड और बैक एंड लोड माफ कराना नहीं भूलिएगा अगर कभी इन्वेस्ट करें। देन प्राइसिंग इज नॉर्मल फॉरवर्ड प्राइसिंग, ये मैं ऊपर ही समझा चुका हूं भाई, ये ओपन एंडेड में फॉरवर्ड प्राइसिंग होती है। यानी आज के दिन अगर मुझे सुबह 10 बजे मैं इरादा करता हूं कि मैंने ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड लेना है, तो शाम वाली, आज के दिन की शाम वाली नैब मिलेगी, पिछले दिन की नैब नहीं मिलेगी। वरना तो अगर मार्केट आज बढ़ गई तो आप कमा लोगे, सेम डे में ही कमा के निकल, सेम डे में ही छक्का मार दोगे, राइट। अच्छा, ये कुछ जनरल बातें। व्हाट टू सी इन ऑफरिंग डॉक्यूमेंट, भाई ये जरूर देख लेना कि म्यूचुअल फंड के ऑफरिंग डॉक्यूमेंट में, म्यूचुअल फंड के ऑफरिंग डॉक्यूमेंट में क्या क्या, म्यूचुअल फंड के ऑफरिंग डॉक्यूमेंट जब आप पहली बार इन्वेस्ट करने जाते हो तो वो आप क्लियरली देखना, रिस्क रिस्क जरूर देख लेना भाई। क्योंकि अगर आपका इरादा है फिक्स इनकम में इन्वेस्ट करने का और उसने आपको बातों में लगा के इक्विटी में इन्वेस्ट करा दिया, तो इक्विटी वाला फंड नेगेटिव में नीचे भी जाता है, उसमें कैपिटल प्रोटेक्टेड नहीं है, ये ख्याल रखना। फिर वो फी देख लेना भाई कि फी बहुत ज्यादा होती है, कुछ म्यूचुअल फंड्स की बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फी होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस होते हैं उनके एडवर्टाइजिंग वगैरह के, वो सब देखना, आंखें खोल के देखने वाली चीजें। देन एजुकेशनल बैकग्राउंड ऑफ फंड मैनेजर्स, जी जो फंड मैनेजर जो आपका पैसा इन्वेस्ट करेंगे, सीधी बात है, आप अपने बच्चों को भी कहीं पढ़ाते हैं तो टीचर्स को देखते हैं ना, तो यहाँ भी देखना कि भाई जिसके हाथ में आप पैसे दे रहे हो काबिल लोग हैं या नहीं, उनकी हिस्ट्री देखना कि इन फंड मैनेजर्स ने पास्ट में पिछले कई सालों में कितना कितना रिटर्न कमा के दिया है, सही। अच्छा, यहाँ ये भी एक चीज होती है, कुछ लोग भी बड़े बाअसर होते हैं। कई बार कुछ ऐसा होता है कि एक डायरेक्टर एक कंपनी से छोड़ के दूसरी कंपनी में ज्वाइन करता है ना, तो उसके नए डायरेक्टर या नए सीईओ के चेंज होने की वजह से, ये है मार्केट परसेप्शन, शेयर प्राइस अप डाउन हो जाती है, लोगों का इतना भरोसा होता है। कुछ लोगों की अपनी पर्सनल गुडविल भी इतनी ज्यादा होती है कि उनके नाम पर चीजें चल पड़ती हैं, राइट। ओके, तो ऐसा भी होता है, ये भी आपने देखना होगा फंड मैनेजर कौन सा है, ठीक है। अच्छा, एक मैं छोटे से बात मुझे अभी याद आई, मैं शेयर कर लूं। देखें, फंड मैनेजर यानी जो जो लोग आपसे डील कर रहे हैं ना, जो आपकी इन्वेस्टमेंट का पूरा अकाउंट बना के दे रहे हैं, उसमें भी ये लोग उनका भी बीच में कमीशन होता है, जारी बात है। वो आपको आपको मैं सादा लफ्जों में वो आपको घेर के लेकर आते हैं, जैसे इंश्योरेंस एजेंट नहीं होते, इंश्योरेंस पॉलिसी बेचते हैं, तो ये भी आपको जैसे लेकर आते हैं, तो म्यूचुअल फंड वाले उनको भी कमीशन देते हैं। तो उनको कई बार ऐसा भी बोला जा रहा होता है कि भाई अगर आप इक्विटी वाले में हम इन्वेस्टमेंट लेकर आओगे ना, इक्विटी वाले में इन्वेस्टमेंट लेकर आओगे तो हम तुम्हें ज्यादा कमीशन देंगे, और फिक्स इनकम में हम ज्यादा कमीशन नहीं देंगे, सही है। वो म्यूचुअल फंड कंपनी अपने बंदों को ये बोल देती है, अपने बंदों को, अपने एजेंट्स को ये डील देती है कि अगर तुम इक्विटी वाला मुर्गा पकड़ के लाओगे ना, इक्विटी इन्वेस्टमेंट वाला,
तो हम तुम्हें ज्यादा कट देंगे, और डेट इन्वेस्टमेंट वाला मुर्गा लाओगे तो हम तुम्हें बहुत कम कट देंगे। तो अब कई बार क्या होता है, सुनिए, मेरे मेरे बहुत करीबी दोस्त रिश्तेदार के साथ ये हुआ। उसने उसके पास कभी कभार 3 महीने के लिए 30 40 50 लाख रुपए आ गए और ऐसे ही फारिग पड़े ना, 30 40 लाख रुपए पड़े, तो वो फिक्स इनकम में लगा देता था, वो फिक्स इनकम में लगा देता था। सही, कि फिक्स इनकम में रख दिए ताकि थोड़ा बहुत जो भी पर मंथ का मिलता रहे, और एंड में जैसे ही जरूरत पड़ेगी पैसे तोड़ के निकाल लेंगे। क्योंकि इक्विटी इज ऑलवेज लॉन्ग टर्म। इक्विटी मार्केट में आप घुसे तो आपके पास ये उसूल याद रखना, देखो अगर मैंने नहीं भी बताया, इक्विटी मार्केट में जब भी उतरो तो वेट करने का दम होना चाहिए। यानी अगर कई बार मार्केट गिर गई तो 2 3 साल तक आप सो जाओ, तभी जीतोगे। ये इक्विटी मार्केट का उसूल है। अगर पैसे आपके सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए आए हुए और आपने वो पैसा इक्विटी में लगा दिया, आप आंसुओं से रोगे। कभी नहीं करना ये काम। यानी होल्ड करने का पावर हो तभी इक्विटी में उतरना, वरना नहीं उतरना। ओपन ओपन बात ये बोल रहा हूं। तो अब मेरे जो वो रिश्तेदार था, रिलेटिव था, उसने फिक्स इनकम में लगाए हुए थे अच्छे खासे 50 60 लाख रुपए लगाए हुए थे कुछ इस तरह। और फंड मैनेजर को उसने एक साइन करके डॉक्यूमेंट दे दिया था कि यार जब भी बोलूँ ना तो मेरा फंड कन्वर्ट भी तुम करने देना और मुझे रिडीम भी कर देना फौरन फौरन। तो फंड मैनेजर ने उसकी इजाजत से बगैर, यानी असल इन्वेस्टर की इजाजत के बगैर, एक दिन सारा फंड कन्वर्ट कर दिया था इक्विटी में। वो तो अचानक से बैंक की ऐसी स्ट्रिक्ट पॉलिसी थी उस म्यूचुअल फंड की कि उन्होंने वो मेरे रिलेटिव को कॉल किया, बोले सर आपने कन्वर्ट करा? इसने कहा मैंने तो कन्वर्ट नहीं करा। तो फौरन जाके उसको पकड़ा, फिर उसकी जॉब भी गई वो बंदा जो था। फिर इन्होंने केसेस वगैरह भी की, क्योंकि बहुत अनएथिकल एक्ट है। तो वही इन चीजों में बड़ा एक्टिव रहे कि लोग अपने कमीशन के चक्कर में आपको, तो जरा कंट्रोल, अपने लगाम अपने हाथ में रखें प्लीज। देन यू ऑल्सो गेट अ सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। हाँ भाई, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको एंड में सर्टिफिकेट भी मिलती है। जब आप फाइनल इन्वेस्टमेंट आपको निकाल भी लेते हो तो एंड में उसकी सर्टिफिकेट मिलती है आपने इन्वेस्टमेंट की है। अच्छा, आपको किसी भी म्यूचुअल फंड में, जो पाकिस्तान के म्यूचुअल फंड है, उसकी परफॉर्मेंस चेक करनी हो तो वो इस वेबसाइट से भी चेक कर सकते हैं, mufab.pk। इससे भी आप चेक कर सकते हैं, राइट? ओके। देन क्या इस पे सीडीडी पे करना पड़ता है? जी बिल्कुल पे करना पड़ता है। आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन लेस देन 1 ईयर में अगर आपने अपने पैसे रिडीम करवा लिए तो देना पड़ेगा। मोर देन 1 ईयर पे नहीं है। नो सीडीडी इफ होल्ड म्यूचुअल फंड फॉर मोर देन अ ईयर, फॉर मोर देन अ ईयर। तो मैंने आपके सामने दो चीजें पेश की हैं, एक ओपन एंडेड, एक क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड इज लाइक अ शेयर जो रोज ट्रेड हो रहा होता है। सुबह 9:30 से 3 3:30 बजे तक जो भी स्टॉक मार्केट का टाइम है उसमें शेयर की तरह ट्रेड होता है वो। सही है। और वो नैव पे नहीं ट्रेड होगा, वो डिमांड सप्लाई पे चलेगा, डिमांड सप्लाई। ओके। और दूसरा क्या है? दूसरा ओपन एंडेड है, जो जिसका स्टॉक मार्केट से कोई लिंक नहीं है। आप एक अलग ऑफिस में जाओगे उसको, और वो दिन में एक बार उसकी नैव अपडेट होती है, एक बार उसी रेट पे आप खरीद और बेच सकते हो, और वो शाम में मिलेगा वो रेट, शाम में रेट। ओके, राइट? वो ओपन एंडेड होता है। मैंने ज्यादा डिस्कशन ओपन एंडेड पे की है। अब जरा गौर से सुना, अभी पिछले कुछ दिनों पहले एक नई प्रोडक्ट लॉन्च हुई है हमारी स्टॉक मार्केट में, जिसका नाम है ETF। ये देखो, इसका मैंने एक डॉक्यूमेंट ये पढ़े, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF एक नई चीज लॉन्च हुई है जिसका नाम है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF के नाम से। ETF इज अ न्यू प्रोडक्ट लॉन्च बाय UBL और NIT, इन दोनों ने अपनी अपनी लॉन्च की है। इट्स लाइक मैंने क्या नाम यूज किया है? हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट। ये देखें, ये एक हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट है। ये एक हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट है। बात को सुनिएगा। हाइब्रिड का मतलब मिक्सचर ऑफ ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड, ये दोनों का मिलाप है। मिक्सचर ऑफ ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड, ये दोनों का मिक्सचर है। बच्चे ने कहा कैसे? गौर से सुनना, अल्लाह करे समझ में आ जाए। भाई, जो क्लोज एंडेड था वो दिन के बीच में भी आप ट्रेड कर सकते थे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, और उसका रेट चल रहा होता था स्टॉक मार्केट में, लेकिन वो नैव नहीं होती थी, वो डिमांड और सप्लाई से चल रहा होता था कि कितना खरीदार है और कितना बेच वाला है। जबकि ओपन एंडेड दिन भर में आप बिल्कुल भी उसमें ट्रेडिंग नहीं कर सकते थे। आपको अगर आज के दिन वो तोड़वाना है या आज के दिन खरीदना है, बेचना है, तो शाम को जो नैव आएगी स्टॉक मार्केट बंद होने के बाद, उस नैव पे होगा। तो ये उसका डिसएडवांटेज है। सही। अब इसमें क्या होता है जरा सुने। ये जो ETF है, ये स्टॉक मार्केट में ट्रेड भी होता है, यानी इट्स लाइक क्लोज एंडेड की तरह ट्रेड भी होता है। ये स्टॉक मार्केट में ट्रेड भी हो रहा है, और ये ट्रेड भी होता है अपनी नैव पे। तवज्जो, ये स्टॉक मार्केट में ट्रेड भी हो रहा है, स्टॉक मार्केट में ट्रेड भी हो रहा है, यानी आपको स्टॉक मार्केट की स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा ETF। और ये ट्रेड भी होता है अपने नैव पे, नेट एसेट वैल्यू।
और इसकी नैव हर 15 सेकंड बाद अपडेट होती है। अभी मैंने कहीं लिखा हुआ है हर एवरी 15 सेकंड, एवरी 15 सेकंड बाद इसकी अपडेट होती है नैव। तो इसका मतलब भाई देखो, एक बात सुनो, ओपन एंडेड में मजा ये था कि नैव आपको, नैव पे, नैव का मतलब जो असलियत है, जो उस इन्वेस्टमेंट की असली औकात है, उसी पे चीज मिलती थी, लेकिन वो शाम में मिलती थी, पूरा दिन गुजर जाता था तब। ड्यूरिंग द डे आप कुछ नहीं कर सकते थे, यानी ड्यूरिंग द डे मार्केट गिर गए तो शाम को गिर के ही आप बेचोगे, और ड्यूरिंग द डे मार्केट उठ गई तो आपको शाम में खरीदना है तो महंगे रेटों पर ही खरीदना है। जबकि क्लोज एंडेड में क्या था, क्लोज एंडेड में नैव यानी असली औकात पे शेयर नहीं होता था, उसमें डिमांड और सप्लाई से चल रहा होता था। तो अब ईटीएफ के अंदर इन दोनों का मिक्सचर है कि इसमें आप ड्यूरिंग द डे बाय और सेल भी कर सकते हो, तवज्जो, ड्यूरिंग द डे बाय और सेल भी कर सकते हो, और चीज नैव पे भी मिलेगी, चीज नैव पर भी मिलेगी, यानी वो डिमांड सप्लाई वाला उनसर खत्म, असली नैव, असली औकात। तो ये मजेदार चीज है, बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, और इस वक्त लोग इसको बहुत रिकमेंड कर रहे हैं कि आप ये ले लें। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि ये जो ड्यूरिंग द ईयर ट्रेड, ड्यूरिंग द डे ट्रेड होना हो रहा है ना, इससे क्या फायदा होता है, इससे एक बहुत बड़ा फायदा है। सुनिए, यहां देखें, यहां देखें, ऐसे दिन हमारे कराची स्टॉक मार्केट में आते हैं और ये बड़े स्पेशल दिन होते हैं, ये एक दिन में लोग कमाते हैं इसमें, यानी इसके लिए यू मस्ट हैव स्टील नर्व्स, अगर जरा दिल गुर्दे है ना, तो कभी कभार इसमें बड़ा कमाया जाता है। बेटा कभी कभार मार्केट सीधा यूं समझ लें ये 2000 पॉइंट गिर गई, पूरी मार्केट लोअर लॉक चल रही है, यानी कोई बड़ी बैड न्यूज आई है पाकिस्तान से रिलेटेड, पूरी मार्केट लोअर लॉक, हाँ सब लोअर लॉक पे शेयर नजर आ रहे होते हैं, लेकिन आपको, आपकी एनालिसिस और आपके पास ऐसा एक्सपर्ट्स की टीम है जो कह रहे हैं कि अभी ये लोअर लॉक से अचानक से लॉक खुलेंगे और सेम डे में अपर लॉक हो जाएगी। अब मुझे बताएं, सेम डे में अगर ये चीज अपर लोअर लॉक से अपर लॉक हुई ना, तो इसका मतलब लोअर लॉक 7% या 7.5% का और अपर लॉक 7% का, तो 14% सेम डे में आप कमा सकते हो। आप 14% सेम डे में कमा सकते हो, जरा ये सोच लें, 14% सेम डे में कमा सकते हो, सही है? लेकिन अब अगर आप ओपन एंडेड फंड के इन्वेस्टर हो, अब अगर आप ओपन एंडेड फंड के इन्वेस्टर हो, जरा बात को सुनिएगा, अल्लाह करे समझ में आए, तो आप, मार्केट अभी 2000 पॉइंट गिरी हुई और क्लोज होने तक 2000 पॉइंट बढ़ जाएगी, तो एक जब एंड में बढ़ी हुई क्लोज होगी, जब मार्केट एंड में बढ़ी हुई क्लोज होगी, तो आपको शाम में जो नैव मिलेगी वो महंगी मिलेगी, शाम में वो क्लोजिंग नैव होती है, क्लोजिंग नैव होती है, तो आप क्या कमा सकोगे, उसमें तो कुछ भी नहीं कमाया। लेकिन इसमें क्या है, आपको सुबह सुबह मार्केट जब 2000 पॉइंट गिरी हुई है तो आपका ये ईटीएफ नैव पे ट्रेड हो रहा होगा, उसी वक्त मिल रहा होगा, तो वो गिरे हुए रेटों पे होगा, आपने सुबह सुबह बाय किया, सुबह बाय किया, मॉर्निंग बाय किया, और जैसे ही मार्केट बढ़ी, सेम डे में भी बढ़ती है भाई, ऐसा बहुत होता है, कभी देखना मार्केट को, सेम डे में बढ़ी, उसी दिन सेम डे में बेच के आप निकल गए, तो आपने सेम डे में 10-12% ही कमा लिया, एक दिन में भी कभी कभी 10% का छक्का लग जाता है। तो अब आप जरा सोचो ना, ये कमाई तो कभी भी ओपन एंडेड में नहीं हो सकती, इसमें हो सकती है। इसी तरह मैं एक और मिसाल देता हूं, आपने ऑलरेडी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ था, कौन से वाले में, ओपन एंडेड में, जो सबसे पहले समझाया था, ओपन एंडेड में इन्वेस्ट किया हुआ था, और आज सुबह मार्केट पॉजिटिव खुली है, कई बार ऐसा होता है सुबह 9:30 बजे मार्केट पॉजिटिव खुलती है, लेकिन 12 बजे कोई मीटिंग होने की है, कोई ऐसी मीटिंग चल रही होती है गवर्नमेंट की, और अगर उस मीटिंग का जरा नेगेटिव न्यूज आई तो पूरी मार्केट गिर जाएगी। तो अब अगर आप ओपन एंडेड फंड में आपने लिया हुआ है और सुबह 9:30-10 बज गए और अब आप बेचने की नियत भी करते हो, तो आपको शाम की क्लोजिंग नैव मिलेगी ना, तो क्लोजिंग रेट तक अगर मार्केट गिर चुकी है तो आपको बहुत गिरे हुए दामों में बेचना पड़ेगा। जबकि इसमें ईटीएफ में आपको सुबह सुबह 10 बजे आपको ऐसा लग रहा है कि 12 बजे खतरनाक मीटिंग है और वो ऐसी तैसी कर देगी, बाजार की, मार्केट की ऐसी तैसी कर देगी, तो आपने सुबह 10 बजे अपनी वो बेच के निकल गए, एक्सपोजर से हट के निकल गए एकदम। तो ये इसका एडवांटेज है भाई, बाकायदा एडवांटेज है, राइट? तो ये नेफ पे ट्रेड होता है। मैं एक टेक्निकल डिफरेंस और बताता हूँ, ये मेरे एक जानने वाले ने मुझे बताया, जो ईटीएफ में बाकायदा ट्रेड कर रहा था, उसको ये फील हुआ, जरा गौर से सुनना। देखें, ऐसा होता है कि ईटीएफ की नैव हर 15 सेकंड में अपडेट होती है, हर 15 सेकंड में अपडेट होती है, हर 15 सेकंड में। तो अगर ईटीएफ की नैव है 11 रुपए 15 पैसे, ये देखें 11.15, 11.15 ये इसकी नैव है, तो आप खरीदने जाओगे तो आपको ये स्क्रीन का बता रहा हूं, तो ईटीएफ आपको कितने में मिलेगा, तो 11.25 पे मिलेगा, और बेचने जाओगे तो 11.10 पे बिकेगा। ये एक मसला है। नैव आपको नजर आ रही होगी 11.15, ये नजर आ रही होगी, लेकिन आपने अगर खरीदना है तो वो खरीदने के लिए आपको ये रेट देगा और बेचने के लिए ये रेट देगा, तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है बताऊं, नए वेले 11.15 की और आपको इस रेट पे मिल रहा है, इसका मतलब ऑटोमेटिकली तुम्हारा फ्रंट एंड लोड वो चार्ज कर रहे हैं, फ्रंट एंड लोड जो मैंने ऊपर पढ़ाया था, बाइंग की कॉस्ट भी ले रहे हैं
और इसके अलावा ब्रोकर का कमीशन अलग, स्टॉक मार्केट से ले रहे हो तो ब्रोकर का कमीशन अलग। नहीं समझ रहे यार, फिर बोलता हूँ भाई, ईटीएफ एनएफ पे ट्रेड तो होता है, लेकिन इस तरह होता है, देखो हर 15 सेकंड में नैव अपडेट होती है, तो 11 रुपए 15 पैसे की नैव है अभी, तो अगर लेकिन तुम खरीदोगे ना उसी बाजार से, तो वो 11.25 में तुम्हें दे रहा होगा। तो ये जो 10 पैसे एक्स्ट्रा खरीदते वक्त ले रहा है, ये फ्रंट एंड लोड रख रहा है, और बेचते वक्त 11 रुपए 15 की अगर नैव है तो तुमसे 11 रुपए 10 पैसे के हिसाब से खरीदेगा। तो इसका मतलब बेचते वक्त बैक एंड लोड भी लग रहा है, और ब्रोकर के कमीशन अलग लग रहे हैं आप पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहते तो ये हैं कि ये ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड का मिक्सचर है, लेकिन इसमें फ्रंट एंड लोड और बैक एंड लोड वो लगा रहे हैं। जबकि अगर तुम ओपन एंडेड फंड लेते हो, जो मैंने बताया था, तो उसमें अगर तुम थोड़ी बात करो ना, वो बीच में एजेंट से, और उसको थोड़ा सा प्रेशराइज करो, तो फ्रंट एंड लोड छोड़ देता है, नॉर्मली छोड़ देता है। मैंने कितनी बार माफ करा है। तो देखो इसमें फ्रंट एंड लोड लग रहा होता है, ये इसका एक डिसएडवांटेज है, समझ जाना। लेकिन हाँ, इसका एक एडवांटेज भी है कि ये ईटीएफ है ना, इसके अंदर मैनेजमेंट फीसेस वगैरह जो वो उसकी उससे उसके कंपैरिजन से कम है, बहुत कम है। ईटीएफ के अंदर मैनेजमेंट फीस जो दूसरी फीसेस होती है ना, वो कम चार्ज की जाती है। ये इसके डॉक्यूमेंट में भी लिखा हुआ है, सही है। अब जरा ये पढ़ें आप लोग, ये पढ़ें, ये पढ़ें, ये डॉक्यूमेंट पढ़ें। देखें यहाँ इन्होंने वाई इन्वेस्ट इन एक्सचेंज, ईज ऑफ ट्रांजेक्शन, देखो ये सारी बातें लिखी हुई, देखें यहाँ प्लीज देखें, ईज ऑफ ट्रांजेक्शन है, डाइवर्सिफिकेशन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा एडवांटेज है। आप अगर डायरेक्ट जाके स्टॉक मार्केट से शेयर खरीदते तो एक ही शेयर में सारा पैसा लग गया, लकी में लग गया। ये इसमें ये होता है कि आप पूल, आपने म्यूचुअल फंड खरीद लिया तो म्यूचुअल फंड आगे आपका पैसा कई जगहों पे लगाता है, आगे एक पूरे पूल में लगाता है, थोड़ा लकी में लगाता है, थोड़ा ऑयल में लगाता है, थोड़ा यहाँ लगाता है, थोड़ा गाड़ियों में लगाता है, तो वो एक बैलेंस करके चल रहा होता है, सही है। ईज ऑफ लिक्विडिटी, दिन के किसी भी वक्त आपको पैसे खुले कराने हो, खुले करा लेना, राइट। ये देखो, ये और इन्होंने बात देखो, बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन यूबीएल पाकिस्तान ट्रेड, ये देखें ये सारा लिखा है। एम्स टू ट्रैक द बेंचमार्क इंडेक्स, यानी इंडेक्स के साथ साथ एक इन्होंने इंडेक्स बनाया है। अच्छा हाँ, एक और बात याद रखना, ये जो यूबीएल वाला जो आप ईटीएफ है ना, उसमें ऑयल एंड गैस नहीं है, विदाउट टेकिंग एनी एक्सपोजर ऑफ, इसमें ऑयल एंड गैस नहीं है। क्योंकि आजकल देखें ऑयल एंड गैस पे आफत भी आई हुई है, ऑयल एंड गैस की प्राइस अचानक से चेंज होती है ना, तो इन्होंने ऑयल एंड गैस को हटाई दिया है, तो एक जरा ऑयल एंड गैस के एक्सपोजर से काफी हद तक पा गई है, राइट। ओके, ये देखें, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द फंड आर ट्रांसपेरेंट एंड आर पब्लिक, बोला हम हर चीज डिस्क्लोज करते हैं, ट्रांसपेरेंट है, ये सारी वो जर्नलिस्ट की डिस्कशन है, ठीक। मार्केट आवर्स में आप बॉट एंड सोल्ड कर सकते हैं, मैंने अभी आपको बता दिया है, सही। देन इट हैज अ लो एक्सपेंस रेशियो, देखें ये पॉइंट देखें, इट हैज अ लोअर एक्सपेंस रेशियो रिलेटिव टू इक्विटी म्यूचुअल फंड। वो जो हम ओपन एंडेड फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, उनका एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है, खर्चे ज्यादा लेते हैं वो, इसके खर्चे कम है, ठीक है। फिर देखें ये बात जो मैंने भी बताई थी, द इंडिकेटिव नैव इज अपडेटेड एवरी 15 सेकंड, हर 15 सेकंड में इसकी नैव अपडेट होती है, राइट। तो ये भी एक फंड है जो आजकल लोग रिकमेंड कर रहे हैं, आजकल लोग काफी रिकमेंड कर रहे हैं कि भाई इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि अपनी रिस्क को डाइवर्सिफाई करें, अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करें, तो इसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। ओके, नाउ डे वन पर जब हमने अपना इंट्रोडक्शन कंडक्ट किया था, तो उसमें सुभान भाई ने आप लोगों से एक बात की थी, इनसाइडर डीलिंग पे भी हमने बात की थी कि हम डिस्कशन करेंगे इनसाइडर डीलिंग, ठीक है। कुछ इंफॉर्मेशन बहुत सेंसिटिव होती है, यानी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है, अगर वो इंफॉर्मेशन आपको पता लग जाए तो आप बहुत पैसे बना सकते हैं, अगर वो इन्फॉर्मेशन आपको पता लग जाए तो आप बहुत पैसे बना सकते हैं। वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, यानी उस इन्फॉर्मेशन से शेयर प्राइस हिल जाती है बाकायदा, तो वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन कहलाएगी। जरा सोचे, मैं एक दो मिसाल देता हूँ। मैं एक कंपनी का डायरेक्टर हूँ, अंदर का या फाइनेंस, मैं बड़ा सीनियर अकाउंटेंट हूँ या सीएफओ हूँ, तो मुझे तो पता ही पहले से ही पता लग जाएगा ना कि कंपनी का ईपीएस क्या आने वाला है, अर्निंग पर शेयर क्या आने वाली है। तो कंपनी के अगर लास्ट ईयर के ईपीएस 10 रुपए थे और इस बार 30 रुपए ईपीएस आने का, यानी 200-300% का चेंज आने का है, तो अब ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है। और अगर ये इंफॉर्मेशन मार्केट में डिस्क्लोज हो गई, ये इंफॉर्मेशन अगर मार्केट में पहले से किसी को पता लग गई, तो वो पहले से शेयर खरीद के रख लेगा, और जिस दिन रिजल्ट अनाउंस होंगे और एकदम शेयर बढ़ेगा तो बेच के निकल के गेन लेके निकल जाएगा। तो यार इससे तो आप मनी मेकिंग कर सकते हो, और ये गलत है। आपने पहले से शेयर खरीद लिए तो ये तो गलत बात है, उन बेचारे इन्वेस्टर्स के साथ तो गलत कर दिया जिन्होंने पूरा साल शेयर होल्ड किया था, और आपने उनके हाथों से निकलवा लिया, आपने उनके हाथों से शेयर निकलवा लिया और पैसे कमा लिए, यानी आपने उस इनसाइडर इंफॉर्मेशन का गलत इस्तेमाल किया।
तो भाई इनसाइडर डीलिंग पे बहुत सजाएं हैं कि अगर आपने इनसाइडर इंफॉर्मेशन का गलत इस्तेमाल किया या उससे फायदा उठाया या उसको लीक की, तो ऐसी सूरत हाल में फिर आपके ऊपर सजा होगी, आप पे सजा होगी, और ये गलत क्राइम की बात है। बल्कि इसमें पूरी चेन को पकड़ लेते हैं। मैंने अपने कजन को बताया, उसने उसको बताया, पूरी चेन को ये लोग पकड़ लेते हैं इनसाइडर इन्फॉर्मेशन में। इतनी खतरनाक चीज है, इतनी खतरनाक चीज है। जैसे मैं मिसाल के तौर पे, स्टेट बैंक के कुछ लोगों को पता होता है कि अब इंटरेस्ट रेट क्या होने का है, इंटरेस्ट रेट बढ़ने का है या कम होने का है। तो भाई इंटरेस्ट रेट के साथ मार्केट बहुत जोरदार रिएक्ट करती है। अभी जैसे इंटरेस्ट रेट कट डाउन हुआ था पाकिस्तान में भी जब कोविड के टाइम पे, तो इंटरेस्ट रेट जब कट डाउन होता है, इंटरेस्ट रेट गिरने से फौरन से स्टॉक मार्केट बढ़ती है। कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट गिरते ही फिक्स इनकम इतनी अट्रैक्टिव नहीं रहती, तो ऑटोमेटिकली पब्लिक का ध्यान फौरन से बाजार स्टॉक की तरफ आता है, इक्विटी की तरफ आता है। तो इंटरेस्ट रेट का मार्केट से बहुत बड़ा लिंक है। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन किसी के पास पहले से हो और उसने इसका नाजायज फायदा उठाया, तो उस पर एक्शन होगा। अब इनसाइडर डीलिंग पे मैं इस पे एक छोटा सा केस स्टडी भी आपको कराऊंगा, एक मिनी, क्योंकि हम लोग जब कई बार सेशंस भी कराते हैं इनसाइडर डीलिंग पे, तो वो केस कराते हैं तो मैं आपके साथ, ताकि आप बात समझ जाए पूरी तरह। इनसाइडर डीलिंग में कब आपको सजा होगी? जब आपने 3 हरकतों में इन्वॉल्व होगे। एक तो उस इनसाइडर डीलिंग का, इनसाइडर न्यूज का इस्तेमाल करते वक्त, इनसाइडर इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए आपने ट्रेड कर लिया, ट्रेड करा, तो फिर तो आप पक्के मुजरिम हैं। नंबर 2, आपने डिस्क्लोज किया। आपके पास इनसाइडर इंफॉर्मेशन थी, बेशक आपने खुद ट्रेडिंग तो नहीं की, आपने अपनी बीवी को बता दिया, कजन को बता दिया कि भाई ये आने वाला है रिजल्ट, ये आने वाला है रिजल्ट। नंबर 3, आपके पास इनसाइडर न्यूज थी, आपको पता था कि प्राइस ईपीएस 3 गुना आने वाला है, ईपीएस बहुत बढ़ने वाला है। आपने किसी को ये तो नहीं बताया कि ईपीएस बढ़ने वाला है, बल्कि उसको ये बोल दिया यार तू शेयर खरीद ले, उसको बोल दिया तू शेयर खरीद ले। तो आपने उसको इनकरेज किया ना, तो ये इनकरेज, क्योंकि आपको पता थी इनसाइडर इंफॉर्मेशन और आपने इनकरेज किया, तो भी आप गुनहगार हो। सही। अब आपने ये 3 मैंने बातें बताई हैं, इनसाइडर इंफॉर्मेशन के थ्रू ट्रेड करा, नंबर 2 आपने वो डिस्क्लोज की, नंबर 3 किसी को इनकरेज किया। इन तीनों में से कोई भी गुनाह किया ना आपने, तो आपको सजा मिलेगी। फिर आपने इनसाइडर न्यूज किसी और को दे दी और उसने भी इन तीनों में से कोई भी काम किया, उसने भी इन तीनों में से कोई भी काम किया, उसको भी सजा मिलेगी। ये चेन चलती रहेगी। तो भाई ख्याल कीजिएगा कि ये, वैसे तो हमारे मार्केट में बहुत कुछ चल रहा होता है, कितने लोगों के कजन होते हैं, यार मेरा कजन उस कंपनी का सीएफओ है, उससे फोन करके पूछ लेते हैं, ये चल रहा होता है। लेकिन भाई जब बुराई आती है ना, तो वो कहते हैं ना, ऊंट पे बैठे हुए इंसान को भी वो काट के चले जाता है, या बस में बैठे हुए आदमी को भी वो काट के चले जाता है, मैं नाम नहीं ले रहा। जब बुराई आती है तो ये व्हाट्सएप पे लगे हुए होते हैं ना, हाँ भाई ये खरीद ले, इसका ईपीएस डबल आने वाला है, मुझे पता है। एकदम चीजें सेव हो जाती हैं और फिर आपकी जॉब और आपका कैरियर पूरा तबाह हो जाता है। ये ख्याल कीजिएगा। यानी इसमें स्पेशली कितने लोग चार्टर्ड अकाउंटेंसी की बॉडी सीएफएस होते हैं, एसीसीए की बॉडी के मेंबर होते हैं, आईकैप के मेंबर्स होते हैं। तो आपने जरा गलती की, जरा इनफॉर्मल हुआ, कई बार मजाक मस्ती में भी होता है, लेकिन उसका बड़ा नेगेटिव यूज हो सकता है। आजकल सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग है, एकदम धड़ाधड़ स्क्रीनशॉट्स लग जाते हैं, बड़े मसले मसाइल हो जाते हैं। वैसे तो हमारी मार्क हम लोग कितने लोग तो इतने अनप्रोफेशनल है कि जिनको इन चीजों, इन इंफॉर्मेशन को किस तरह प्रोफेशनली होल्ड किया जाता है, उनको वो रूल्स भी नहीं पता, और ऐसे मस्ती मस्ती में बैठे वो बोल रहे होते हैं। यानी उनको शायद वो खुद पैसे भी नहीं बना रहे होते, लेकिन ऐसे ही बोल रहे होते हैं, अपने भरम के लिए भी बोल रहे होते हैं। तो ये बड़ा केयरफुल रहने वाली चीजें हैं। सही है, राइट, ओके। अब मैं आपके सामने एक केस स्टडी पढ़ रहा हूँ। हम आपकी स्क्रीन पे देखें, वो केस स्टडी नजर आ रहा है। मैं उस केस स्टडी को पढ़ के आपको ये गेम समझा दूंगा कि क्या इसमें क्या एंड रिजल्ट क्या आएगा। सुने। जैक एंड जोन्स work for 2 different listed companies as key financial manager. Jack employed in pharmaceutical company named as Medicare PLC. Medicare PLC results are going to be announced within 3 weeks. होश में रहे। At that date, share price of this company was 60 per share, right? However, Jack has very crucial information about the financials of company, that is they are to be reported with very healthy profits. जैक को पता है, जैक अंदर का की मैनेजमेंट पर्सनल है, बड़ा ऑफिसर है, इसको पता है कि कंपनी का बहुत जोरदार प्रॉफिट आने वाला है, जिसके बाद शेयर प्राइस ऊपर। अब क्या करा इसने? जैक इंटेंटली बॉट सम ऑफ द शेयर्स ऑफ, देखा गुनाह में इन्वॉल्व हो गया, खुद इनसाइडर इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल किया, ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हो गया, देखो गुनाहगार है। सम ऑफ द शेयर्स ऑफ मेडिकल पीएलसी आफ्टर गेटिंग दिस इंफॉर्मेशन, देखा बिल्कुल इसने ट्रेड कर दिया, ये गुनाहगार हो गया, ये गुनाहगार हो गया।
On 1st of January X015, he visited a New Year's party where he met his friend Harley. And while discussing about the job life, he discloses, दूसरा गुना भी इसने कर लिया, disclose भी कर दिया. एक तो इसने insider information के थ्रू डीलिंग की, नंबर 2 इसने डिस्क्लोज भी किया, दोनों गुना. ये तो सजा इसको मिलनी चाहिए, कोड़े पड़ने चाहिए इसको. Him about the upcoming financial results of Medicare PLC on very next day. चलो भाई, अब एक मिनट, पहले इंफॉर्मेशन जैक के पास थी, जैक ने हार्ले को दी. अब हार्ले के ऊपर भी वही सारी डीपीज आ गई और वही सारे जुर्म ये कर सकते हैं. अब देखो हार्ले ने क्या किया. हार्ले अगर चुप होके कुछ भी नहीं करता तो बच जाता. हार्ले ने भी बॉट 1000 शेयर्स. देखा, इनसाइडर इंफॉर्मेशन आई, इसने भी इनसाइडर इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल किया, ये भी गुनहगार हो गया. हार्ले ने एक और गुनाह किया. हार्ले ने, इसके बाद इंफॉर्मेशन आई, इसने खुद भी शेयर खरीदे और हार्ले ने ऑल्सो इनकरेजेस हिज ब्रदर. इनकरेज करना भी मैंने कहा था ना, 3 काम में से एक इनकरेज भी किया, टू बाय सम ऑफ द शेयर ऑफ द कंपनी. तो 2 लोग तो पक्के मुजरिम हो गए. जैक और हार्ले पक्के मुजरिम हो गए. सजाएं मिलनी चाहिए, इनको लटका के मारो. ठीक है. आफ्टर अनाउंसमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट्स, मेडिकेयर पीएलसी, जैक, हार्ले and his brother realized tremendous gains on disposal of shares. अब एक बंदा, इसमें एक बंदे को सजा नहीं होगी, और वो कौन है? क्या लिखा है? हार्ले also encourages his brother. उसको सिर्फ यूं बोला, यार जाके तुम शेयर खरीद लो. उसने शेयर खरीद लिया. उसको ये नहीं पता था कि पीछे गेम क्या है. उसको देखो, इसके हार्ले के भाई को ये नहीं पता था कि अंदर 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 की कहानी क्या है. उसको बस किसी ने टिप दी कि भाई आप ये शेयर खरीद लो, और आपने जाके खरीद लिया. अब आपको कोई सजा नहीं है, आपको सिर्फ टिप मिली थी कि भाई ये टिप है, जाके शेयर खरीद लो. इस पे सजा नहीं है. लेकिन हाँ, आपको इनसाइडर इंफॉर्मेशन दी कि भाई ये प्रॉफिट्स आने वाले हैं, और उस इंफॉर्मेशन को आप होल्ड करके वो काम कर रहे हो, तो फिर आपके लिए गुनाह है. तो अब इस सिनेरियो में जैक पे पनिशमेंट है, हार्ले पर है, लेकिन हार्ले के ब्रदर पे नहीं है. उसको सिर्फ किसी ने इनकरेज किया था. उसको, उसके पास इनसाइडर इंफॉर्मेशन नहीं थी. देखो अच्छी तरह पढ़ लो, इनसाइडर इंफॉर्मेशन उसके पास नहीं थी. राइट. अच्छा, एक छोटा सवाल ये, इनसाइडर इंफॉर्मेशन पे क्या सजा मिलती है? मुझे यूके का पता है, यूके में 7 साल की इंप्रिजनमेंट है, और एक अनलिमिटेड फाइन है. यानी जज की मर्जी है, जितना फाइन लगाना चाहे लगा दे, इतना बड़ा केस होता है ये. ठीक है. और वैसे 7 साल कई जगहों पे 7 साल ही है दुनिया में, ये आप लोग कहीं से सर्च भी कर सकते हैं. अब Jones worked for an automobile company known as Movin PLC. In the upcoming year of 2015, this company going to report significant losses ड्यू टू पुअर परफॉर्मेंस. अब देखो इसके हालात बहुत खराब, कंपनी का रिजल्ट बुरा आने वाला है. सही है, कंपनी का रिजल्ट बुरा आने वाला है. आप लोगों ने सुभान भाई के साथ एक चीज पढ़ी होगी, शॉर्ट सेलिंग. जब कंपनी का रिजल्ट बुरा आएगा तो वो कंपनी का शेयर नीचे जाएगा, तो नीचे जाते हुए भी शेयर से कमाया जा सकता है. शॉर्ट सेलिंग याद है? वो यहाँ है तो नहीं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि शॉर्ट सेलिंग आपको याद होना चाहिए. Jones cleverly uses this information in his best interest by selling his holdings in the Movin PLC. देखा, अब देखो इसके पास शेयर पड़े थे. जब इसको इंफॉर्मेशन आई कि यार ये तो शेयर की प्राइस गिरने वाली है, तो फौरन से बेच दिया. यानी इसने देखो फायदा उठाया, यानी ये उस अजाब से बचा, तो अजाब से बचना फायदा ही है ना. तो इसके पास इनसाइडर इंफॉर्मेशन आई, इसने डील किया. जोन्स गुनाहगार है, जोन्स गुनाहगार है, इसने इनसाइडर इंफॉर्मेशन पे एक्ट कर लिया. सही है. he also encourages his uncle's son to tell his 6% holding in a WhatsApp to sell his 6% holding in a WhatsApp chat. अच्छा, इसने एक तो खुद इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर लिया, तो पक्का गुनहगार हो गया. साथ किसी और को इनकरेज कर रहा है. इनकरेज करने वाला, होने वाला नहीं, इनकरेज करने वाला भी गुनहगार है. सही है. तो 2 गुना तो हो गए. जोन्स के तो पक्के गुना है. अब however uncle son did not take his advice seriously. इसने कहा भाई यार ये ऐसे ही बोलता रहता है, जाओ. And bears significant losses due to fall in stock price. और अंकल के सन ने नहीं बेचा और उसको वाकई लॉस हो गया. तो अंकल के सन ने तो एक कान से निकाल के एक कान से दूसरे कान भागा यार. तो उसने तो भाई इसकी बात पे अमल ही नहीं किया ना. राइट. और उसने तो बाकायदा लॉस बेयर किया. तो अंकल के सन को कोई सजा नहीं होगी. तो सजा किसको होगी इसमें? जोन्स को सजा होगी. जोन्स गिल्टी है, ये बंदा गुनहगार है, ये बंदा गुनहगार है. ओके. नाउ अब मैं आपको 2 बड़े अच्छे किस्से सुनाता हूं, और उनके उसके बाद मैं अपनी क्लास एंड करूंगा. सही. अब पहला देखें, कुछ सालों पहले की बात है. मेरे जिम में एक साहब आते थे, एक लड़का आता था, मेमन लड़का था, और मुझे
गौर से सुनिएगा। मुझे ऐसे ही चेंजिंग रूम में मैं उससे बात करता था और स्टॉक मार्केट्स में काम भी करता था, कहीं किसी ब्रोकरेज हाउस में था। तो मुझे अक्सर वो ऐसे ही टिप देता था, मुझे बोलता था मुस्तफा तू ये ले ले। तो मैं कई बार शुरू में मेरा ट्रस्ट नहीं था उस पर, तो मैं इमेजिनरी बाइंग करता था। वो मुझे बोलता था कि यार ये जहांगीर सिद्दीकी के शेयर खरीद ले 25 रुपए का। तो मैं खरीदता तो नहीं था, लेकिन मैं उस शेयर पे नजर रखता था, इमेजिनरी बाइंग जैसे मैंने खरीद लिया ख्यालात में। तो वाकई अगले दिन 25 से 27 पे हो जाता था, कभी 25 से 30। तो अब फिर अगले दिन मिलता था, हाँ भाई देख रहा है तेरे भाई के शेयर कैसे चल रहे हैं। मैं बोलता था अरे हाँ। आहिस्ता आहिस्ता उसने एक ट्रस्ट डेवलप कर लिया यार, 4-5 उसने शेयर बताया और वाकई चलते थे और सही बोलता था यार। जबकि मुझसे कोई पैसे भी नहीं लेता था, ना मेरा उसके हाउस में कोई अकाउंट था, ऐसी ही दोस्ती यारी में बताता था। मैं उसको खुद बोलता था बता ना यार आज। अब थोड़ा सा ताल्लुक बन गया। फिर एक टाइम बाद आके मैंने उससे उसका नंबर लिया। तो अब वो मुझे बाकायदा एक टिप देता था कि हाँ भाई मुस्तफा ये शेयर खरीद। तो मैं उसको बोलता था यार मैं क्यों खरीदूं, क्या न्यूज है। तो मुझे आगे से बोलता था यार ये मेरा काम नहीं है, तुझे खरीदना है खरीद ले। अब चार चार बार उसने मुझे कमा के, यानी इमेजिनरी में उसके शेयर चल गए। तो अब मैं उसके शेयर, जैसे ही वो बोलता था हम लोग शेयर खरीदते थे, मैं शेयर खरीदता था और थोड़ी देर बाद अपर लॉ, ऐसा भी होता था। यानी एकदम 5% या अगले दिन अपर लॉ। तो आप सोचे ना, अगर आप फिक्स इनकम में इन्वेस्ट करो तो पूरे साल में 7% रिटर्न कई बार आता है, और यहाँ एक दिन में हमें 7% वो कमा के दे देता एक दिन में, और थर्ड अपर लॉ। और बोलता था हाँ भाई बेच दे निकल आओ। फिर अब सेट आज आज कौन सी आइटम लेनी है, हम लोग रोज उसको मैसेज करते थे आज कौन सी आइटम। अच्छा फिर एक फॉलोइंग भी थी, जैसे मैं खुद एक टीचर हूं तो मेरे अपने कितने कॉन्टेक्ट्स भी है, मेरे खुद मेरे कितना वो सोशल सर्कल भी बहुत बड़ा है जो लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो वो मुझे बताता था तो मैं उनको बताता, तो एक साथ सब मिलके खरीदते थे और सब बड़े वाह वाह वाह, मेरे भी वाह वाह चल रही थी, वाह मुस्तफा भाई क्या शेयर चलाते हैं। अब 2-3-4 महीने में उसने लाखों रुपए में कमा के दिलवा दिए। और वो दौर भी तेजी का था। अच्छा भाई एक बात याद रखना, तेजी के दौर में सबकी टिपे लग जाती हैं, तेजी के दौर में तो सब छक्के मार रहे होते हैं जब तेजी होती है। ये वो तेजी का दौर था, तेजी जब मार्केट ऊपर जा रही होती है ना, तो फिर छोड़े यहाँ पर। जब बहुत अरसा गुजर गया तो एक दिन मेरे एक अंकल है, बड़े एक्सपर्ट हैं स्टॉक मार्केट के, मैं नाम नहीं ले रहा यहाँ, लेकिन बहुत एक्सपर्ट है वो। तो मैंने उनसे कहा कि यार ये क्या बात है यार, उसको गौर से सुनना। बोला यार उसको कैसे पता लग जाता है कि शेयर बढ़ने वाला है। मैंने कहा यार उसको पता होता है, जो शेयर बोलता है वो बढ़ जाता है वाकई। तो उसने कहा कि वो ये काम करता है। बोला वो शायद ये काम करता होगा। देखो अब उस वक्त तक मुझे तो ये अंदाजा नहीं था, फ्रंट रनिंग। जरा गौर से अब बात सुनना, अल्लाह करे ये बात समझ में आए, ये सीखने वाली बात है। देखें कुछ ऐसे ब्रोकर्स भी हैं कि जिनके पास फॉरेन इन्वेस्टर्स भी हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स भी हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स उन ब्रोकर के थ्रू बाजार में इन्वेस्ट करते हैं, मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। सही है। अब देखें मैं और आप जब शेयर्स खरीदते हैं, हमारे पास क्या पैसा है यार, 10-15 लाख 20 लाख 1 करोड़। आप 1 करोड़ रुपए मार्केट में लेके जाओ तो आप यूं घुल जाओगे, नजर भी नहीं आओगे, नजर भी नहीं आओगे यार, सीधी बात है। तो आप मार्केट के किसी शेयर को हिला थोड़ी सकते हो। लेकिन यार फॉरेन इन्वेस्टर जो कई बार मिलियंस ऑफ डॉलर्स के स्टॉक ऑर्डर लगाता है, नहीं एक साथ इतने शेयर खरीदने होते हैं। तो लेटेस्ट से अब एक बात सुनो, पीएसओ आके खोलिए, पीएसओ का शेयर अभी 400 रुपए पे है। ठीक है, पीएसओ एक बड़ा शेयर है मार्केट का, हमारी मार्केट में अच्छा शेयर है, 400 रुपए का शेयर है। फॉरेन इन्वेस्टर ने अपने ब्रोकर को कॉल किया यार मुझे 4 लाख पीएसओ खरीदना है। 4 लाख पीएसओ बड़ी क्वांटिटी होती है, 400 रुपए का शेयर है, 4 लाख शेयर बहुत होते हैं, यानी समझ लो 16 करोड़ रुपए के शेयर हो गए। तो अब अगर आपको 4 लाख शेयर खरीदने हैं ना, 4 लाख शेयर खरीदने, देखो यार पीएसओ के, तो फॉरेन बायर यूं बोल देता है कि यार 400 से 420 की रेंज में खरीद लो, 400 से 420 की रेंज में खरीद लो। तो अब आप एक सीधी बात है, जब आपको 4 लाख इतनी बड़ी क्वांटिटी खरीदनी है ना, तो अगर आप 400 रुपए पे खड़े रहोगे तो आपको नहीं मिलेगा, आपको थोड़ी प्राइस बढ़ानी पड़ेगी। यानी आपको 401, 402, 403, यानी आपको धड़ धड़, यानी जब इतना बड़ा ऑर्डर लगता है ना, तो वो फॉरेन इन्वेस्टर एकदम एकदम शेयर को खरीदता है, धड़ 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 धड़। तो एकदम शेयर में झटका आता है। 400 रुपए का शेयर है और एक साथ 4 लाख शेयर खरीदे गए ना थोड़ी देर में, तो शेयर में झटका आता है, और शेयर 400 से ठक 420 पे आ जाता है, 400 से 410, 420, एकदम एक जोर का झटका आता है, एक रेला आता है, बाकायदा नजर आता है ये रेला, मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं। यानी आपको एक तेजी नजर आएगी उस शेयर में कि यार किसी ने एकदम 4 लाख शेयर धड़ एकदम 400 से 420 का झटका। तो अब ये वाली जो न्यूज होती है ना, कि जो बंदा फॉरेन ऑर्डर लगा रहा होता है उसको ये न्यूज पता होती है कि अभी मैं थोड़ी देर में शेयर, तो वो ये न्यूज लीक कर देता है, वो न्यूज अपने कजन को, अपने दोस्त को, किसी को लीक कर देता है।
और वो न्यूज पहले से मार्केट में आ जाती है कुछ लोगों के पास। तो अब अगर आपको वो बोल देता है भाई 400 रुपए पे शेयर खरीद ले, आधे घंटे बाद भेज देना, तो 400 का वो शेयर वाकई आधे घंटे में जब वो ऑर्डर लगता है तो धड़ एकदम झटका लगता है, तो 420 पे आ जाता है। तो आपने उसे बेच के तेजी से बस में चढ़े और उतर गए। तो इसको बोलते हैं फ्रंट रनिंग, इसको बोलते हैं फ्रंट रनिंग। गलत काम है, गलत काम है, लेकिन लोग इससे बनाते हैं पैसा, ऐसा चलता है मार्केट में, ये अनएथिकल प्रैक्टिसेस भी हैं। तो मुझे तो उस वक्त तक नहीं पता था, लेकिन ये काम लोग करते हैं। तो इसी तरह फ्रंट रनिंग फॉरेन ऑर्डर्स पे भी होता है, और म्यूचुअल फंड का भी जब ऑर्डर लगा होता है ना, म्यूचुअल फंड मैंने ऊपर बताया कि म्यूचुअल फंड के पास भी अरबों रुपए होते हैं। तो जब म्यूचुअल फंड भी अपनी तेज वाली बाइंग करता है ना, तो कई बार म्यूचुअल फंड भी धड़ एकदम लॉक लगवा देता है शेयर को, समझ गए। तो आपने उस चलती हुई बस में चढ़ा, ये ऊपर पहुंच गए एकदम और उतर गए वहां से जाके। तो ये भी एक पैसा कमाने की टेक्निक होती है। एक आखिरी एक्सपीरियंस, एक और चीज, हमारे एक जानने वाले ने ये शेयर किया था। मैं उस म्यूचुअल फंड का नाम नहीं ले रहा, ना बैंक का नाम ले रहा हूँ, क्योंकि वो नाम हमारे लिए रेलेवेंट है, काम से सुन लें। देखें, जिस तवज्जो से सुनना, जिस रूम में बैठ के जो ये ऑर्डर लगाए जाते हैं ना, वो रूम बड़ा सेंसिटिव होता है। उस रूम में जिस लड़के से, पहले तो बात है, बड़ा छांट के लड़का ढूंढते हैं भाई जो ये ऑर्डर लगाएगा, क्योंकि उसको सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन देते हैं, और उसको एक दिन पहले भी नहीं बताते, उसी दिन बताते हैं भाई अभी तूने ये शेयर लेना है, सही है। फिर जिस रूम में आपको बैठाते हैं, उस रूम में शीशे भी नहीं होते ऐसा, ताकि आप किसी को इशारा भी ना कर सको, ऐसे रूम में बैठाते हैं। फिर उस रूम में आपको आपका मोबाइल फोन मना होता है, मोबाइल फोन आप यूज नहीं कर सकते। वो जो मार्केट टाइमिंग है उसमें आपको मोबाइल फोन मना होता है। आपके जो पीसी आपको दिया होता है उसमें फेसबुक नहीं होता, उसमें कोई मैसेंजर नहीं होता, उसमें व्हाट्सएप नहीं होता, यानी कोई सोशल मीडिया वाली कोई चीज नहीं होती, यानी नॉर्मली कि जिससे आप किसी से इंटरेक्ट कर लो, ठीक है। तो अब एक म्यूचुअल फंड था, या बैंक का म्यूचुअल फंड था, तो उसमें उन्होंने एक ट्रेडर रखा हुआ था। यानी एक लड़का, ट्रेडर क्या होता है, 30-40 हजार रुपए की सैलरी में जो ऑर्डर लगाता था। तो इन्होंने देखा कि उस कुछ दिनों में उस लड़के की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में भी चेंज आने लगा। तो एक दिन क्या हुआ कि एफआईए की टीम आई उस बैंक में। एफआईए समझते हैं ना, जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है, और वो व्हाइट कॉलर सारे ये क्राइम में, इस तरह के क्राइम में उड़ी। तो उन्होंने आके बोला कि यार आपके हाउस से शेयर्स, और से सुनना, आपके हाउस से शेयर्स खरीदने से पहले न्यूज लीक हो जाती है, कि पहले से पता लग जाता है लोगों को कि आप लोग ये शेयर खरीदने वाले हो, और लोग वही वाली हरकत करते हैं, फ्रंट रनिंग जो मैंने आपको बताई, पहले से लोग शेयर खरीद लेते हैं। तो उन्होंने कहा यार हमारे यहाँ तो बहुत सख्त निजाम है। तो एफआईए वाले आके पूरा चेक किया रूम, उन्होंने उस लड़के को भी चेक किया और पीसी भी चेक किया। तो उन्होंने कहा यार पीसी पे तो ना फेसबुक है ना कुछ है, तो ये कम्युनिकेट भी नहीं कर सकता, और ये रूम से बाहर तो जाता नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, और से सुनिएगा। फिर वो चले गए एफआईए वाले। तो कुछ अरसे बाद फिर यही चीज उनको कंप्लेन गई कि यार ये इस हाउस से न्यूज पहले बाहर निकलती है, यानी कोई और भी शेयर खरीदता है और फिर ये लोग खरीदते हैं नहीं, वो गेम हो रही है, लीक होने वाली बात हो रही है। तो एफआईए की टीम फिर आई, और उन्होंने कहा अब हम जरा डिटेल में चेक करते हैं। तो उन्होंने वो पूरा पीसी चेक किया, बोला यार ये लड़का क्या करता है। तो उन्होंने कहा ये लड़का बस बैठा रहता है, और जब बोलते हैं ऑर्डर लगाता है, वरना गाने सुनता है। तो उन्होंने कहा अच्छा, गाने सुनता है, तो गाने यूट्यूब पे सुनता है। तो उन्होंने फौरन से यूट्यूब की हिस्ट्री सर्च की। तो अब आप जरा गौर से सुने, आप लोग सब यूट्यूब तो यूज करते होंगे, इतना तो यार होशियार लोग हो। आपको पता है यूट्यूब पे अगर आप कोई गाना या कोई वीडियो देखे ना, तो उसके नीचे कमेंट का ऑप्शन होता है। तो वो क्या करता था बताऊं, वो कोई ऐसे ही जो भी इतने सुपर हिट गाने नहीं होते थे या कुछ भी होते थे ना, तो ऐसी वीडियो पे जाके नीचे कमेंट में अपनी बेगम को या अपने घर वालों को या अपने कजन्स को कमेंट में शेयर का नाम लिख देता था कि आज मैं ये शेयर खरीदने वाला हूँ थोड़ी देर में। तो वो वहां बैठ के वो फौरन से कमेंट पढ़ लेता था, और वो पहले से खरीद लेता था। तो उन्होंने फौरन से खोला और उस पे उसको उठा के ले गए। तो कई ये रियल लाइफ में ये सब चीजें होती हैं। तो बी वेरी केयरफुल, बी वेरी केयरफुल, राइट। चलें, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट मीटिंग में और चीजें भी डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।